चलो बेटा, अब आगे आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या है? तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x-3। ठीक है, तो क्या हम इसको कॉस इनवर्स 1/x-3 को सेक इनवर्स x-3 लिख सकते हैं? हाँ सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो आपको पता है कि सेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है, यानी जो x का वैल्यू होता है, वो x का वैल्यू या तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा और या तो फिर x लेस दैन इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया था। तो उसी तरह यहाँ पर x-3 का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होगा या फिर x-3 का वैल्यू लेस दैन इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, अब चलिए, यहाँ यहाँ x-3 है, ये x-3 है, तो -3 उधर भेज दोगे तो ये +4 हो जाएगा और इसको तुम उधर भेजोगे तो x लेस दैन इक्वल टू 3 - 1 2 हो जाएगा। यानी अब इसका डोमेन क्लियरली हम बता सकते हैं बेटा कि x इज लेस दैन इक्वल टू 2, यानी -∞ से लेकर के 2 पर क्लोज्ड इंटरवल रहेगा और इधर वाले में हो गया 4 से लेकर के +∞ तक। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो आपका ऑप्शन 3 मिल रहा है, -∞ से 2 यूनियन 4 से ∞। क्लियर है? चलिए, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कि while solving an inverse trigonometric problem on the blackboard, Satish wrote the following as part of his solution. एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम जो है सतीश सॉल्व करता है। जब सॉल्व करने के क्रम में उसका जो है ना, एक जगह ऐसा उसके सॉल्यूशन में ऐसा कुछ लिखा जाता है, कॉस इनवर्स 5/3 इक्वल टू x, ये लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा गया तो लिखा गया। तो हिज टीचर स्टॉप्ड हिम, उसके टीचर वहीं पर उसको रुकने के लिए कह देते हैं कि देखो बेटा, तुमने कुछ मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, ही मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक इन द सॉल्यूशन। हाउ डिड द टीचर रिकॉग्नाइज दैट सतीश हैड मेड अ मिस्टेक? अब टीचर जो है कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, बतलाएगा कि सतीश ने मिस्टेक किया है, और फिर आप उसका आंसर को जस्टिफाई कीजिए। क्वेश्चन समझ गए? यानी यहाँ पर मोटे तौर पर ये कहो कि यहाँ क्या गलती उसने किया है, इसके बारे में बतलाना है। तो चलो, कॉस इनवर्स 5/3 इक्वल टू x है। आपको पता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कॉस इनवर्स x का, ये जो x का वैल्यू होता है वो -1 से लेकर के 1 तक होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 5/3 है, ये जो 5/3 है, 5/3 ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है -1 और 1 के बीच का। ठीक है, -1 और 1 के बीच में तो ये आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि ये गलत लिखा हुआ है और ये इसका प्रॉपर रीजन हो गया। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, अब सिंप्लीफाई करना है cos π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√3 को, और फिर जैसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा अपने वर्क को शो कीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको जो है थीटा मान लेते हैं। तो आपको पता है कि cos π/2 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो cos π/2 प्लस cos π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√3
ये हो गया माइनस साइन थीटा की जगह साइन इनवर्स 1/√3। ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि साइन और साइन इनवर्स जब एक साथ आ गया, ये 1/√3, 1/√3 जो है -1 और 1 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन और साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन दे देगा, यानी जो डोमेन है वही निकलेगा। इसका मोटे तौर पर ये समझो कि ये दोनों खत्म हो जाएंगे, अब -1/√3 ये इसका आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स 1/x, इसमें जो है इसका वैल्यू निकालना है। तो चलो tan इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है? तो tan इनवर्स -x का होता है माइनस tan इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x। अच्छा, tan इनवर्स 1/x है, इसको हम पलट देते हैं cot इनवर्स में। तो cot इनवर्स 1/x की जगह पर cot इनवर्स में 1/x है ना tan इनवर्स में, तो यहाँ x लिखा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अरे सर ये तो फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x तुम्हारा हो गया π/2, यानी -π/2, -π/2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 24/25 प्लस tan इनवर्स 24/7। चलिए इसको क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ तुम देखो tan इनवर्स है और यहाँ क्या है cos इनवर्स, तो cos इनवर्स को पहले कन्वर्ट कर लो tan इनवर्स में। दोनों जगह सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रखो, दोनों जगह सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रखो। ठीक है, तब जाकर के कुछ आइडिया लगेगा कि फिर आगे कौन सा फॉर्मूला पर ये सेट होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, cos इनवर्स 24/25 है, पहले तो उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्सन, इसके लिए कन्वर्सन करना होगा। कैसे कन्वर्ट करोगे? तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ थीटा ले लो, cos इनवर्स 24/25 को हम मान लिए थीटा। अब बच्चों ये cos इनवर्स उधर चला जाएगा तो cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 24/25। ठीक है। अब ये बेस हो गया तुम्हारा 24 और हाइपोटेनस हो गया 25, बेस 24 हाइपोटेनस 25। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा P = √h² यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 625 माइनस 576 यानी 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7। चलो बेटा, तो अब तीनों लेंथ हमको मिल चुका है। अब tan थीटा इक्वल टू हम लिख लेते हैं P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 7/24। ठीक, चलिए तो यहाँ से हमको तो इसको इन्वर्स में बदलना है, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan आपका उधर गया तो 7/24 थीटा का वैल्यू, और थीटा किसको माने हैं? तो cos इनवर्स 24/25 को। तो इस तरह से cos इनवर्स 24/25, cos इनवर्स 24/25, इसका वैल्यू आ गया tan इनवर्स 7/24।
ठीक है। अब इसका जो वैल्यू आया है tan इनवर्स में, इसको यहाँ हम रख देते हैं, ठीक है, cos इनवर्स 24/25 की जगह पर। तो रखिएगा, देखिए तो cos इनवर्स की जगह लिख दिए tan इनवर्स 7/24 प्लस tan इनवर्स 24/7। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर बैठ रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर। और दूसरा हमारे दिमाग में ये आया कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये दोनों जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है बेटा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। देखिए 7/4 है और ये है 24/7। 7/24 और 24/7 जब रेसिप्रोकल रहे तो किसी एक को, यहाँ tan इनवर्स है तो उसको cot इनवर्स में बदल देना, उसको cot इनवर्स में बदल देना। यानी यहाँ पर tan इनवर्स को cot इनवर्स, एक को, दोनों को नहीं, किसी एक को बदलना। 24/7 प्लस tan इनवर्स 24/7। देखिए तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हो गया π/2। ये तो पता है, यहाँ बगल में फॉर्मूला भी लिख देंगे एग्जाम में कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। हम लोग यहाँ पर ये यूज किए हैं फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। हमको यहाँ दिखते ही पता चल गया ना कि अरे भाई ये तो जो डोमेन है वो तो आपका रेसिप्रोकल है, तो क्यों ना हम कॉट में बदल दें। तो कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x जो है π/2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अ टीचर गेव द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू हिज स्टूडेंट्स। एक टीचर हैं जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए 3 स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट करके हमको दिखलाओ। अब स्टूडेंट कौन कौन है? राम है, अविराज है और श्यामा है। अब तीनों प्रोडक्ट करके दिखलाया, ठीक है। हु गेव द करेक्ट आंसर। अब हमें ये बतलाना है कि कौन सा स्टूडेंट सही आंसर दिया, ठीक है, कौन सा स्टूडेंट सही आंसर दिया। तो चलो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है उसको समझते हैं। देखिए ए कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर, अच्छा बी कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है बेटा, बी कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है p/q ऑर्डर का। तो ये दोनों मल्टीप्लाई तभी होंगे जब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल हो, यानी n इक्वल हो p के, n इक्वल हो p के, n इक्वल हो p के, तभी मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। a इंटू बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जरा इस क्वेश्चन में हम देख क्या रहे हैं कि भाई ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/3, दूसरा वाला मैट्रिक्स का भी 2/3, ठीक है। तो इसका कॉलम 3 हो गया, इसका कॉलम 2 हो गया, इक्वल नहीं है, 3 नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो फिर भी इन बेवकूफ़ों को देखो, तीनों मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, सर मेरा ये सॉल्यूशन, अविराज कह रहा सर मेरा ये सॉल्यूशन। तो ये तो गलती न कर दिया, तीनों गलती कर दिया, यानी नन ऑफ दीज। अब वो टीचर के गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। वैल्यू इनमें से कौन सा हो, तो देखिए a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो दिया हुआ है 2 -1 7 6 दिया हुआ है। a प्लस बी का ट्रांसपोज ये दिया हुआ है, ठीक है, और b मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये क्या होगा। तो चलो निकालते हैं। आपको पता है फॉर्मूला क्या है बेटा कि होल ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो वो सेपरेट ट्रांसपोज के इक्वल होता है, A ट्रांसपोज प्लस
बी ट्रांसपोज, यानी हम यहाँ लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसका ट्रांसपोज हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स है 3 -2 6 और 0, इसका ट्रांसपोज यहाँ तुम पुट करोगे तो हो जाएगा फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 3 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इक्वल टू 2 -1 7 6। अब ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। ए ट्रांसपोज इक्वल टू 2 -1 7 6 में से इसको हम माइनस कर देंगे 3 6 -2 0। अब सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 -3 -1 -1 -1 -6 -7 माइनस माइनस प्लस 2 9 6 -0 6। ये ए ट्रांसपोज आ गया, लेकिन हम लोगों को तो ए ना निकालना था, तो चलिए वो भी आ जाएगा। अब ए ट्रांसपोज से ए कैसे निकालेंगे? ए ट्रांसपोज से ए निकालना है। तो देखो बेटा, अगर हम ए ट्रांसपोज तो मेरे पास है, अगर हम इसका एक बार और ट्रांसपोज लगा देते हैं तो ट्रांसपोज से ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा, हमको ए मिल जाएगा। तो वही काम इसमें करना है, इसमें दोनों तरफ हम ट्रांसपोज लगा देंगे, दोनों तरफ हम इन दोनों में ट्रांसपोज लगा देंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो हो जाएगा फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम -1 -7, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम। यही मेरा आंसर हो गया, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए आ गया। ठीक है, बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट है, अब मिला लो आंसर कौन सा है, -1 -7 9 6, ऑप्शन 2 इसका आंसर। नेक्स्ट है, इन एन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एड campaign there are 2 options for publicity, पिक्चर एड एंड वीडियो एड्स। देखिए ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपने देखा होगा फेसबुक इंस्टाग्राम पर बहुत सारा ऐड आता है, जिसमें पिक्चर के जरिए एक इमेज के जरिए ऐड होता है और एक छोटा सा वीडियो के जरिए ऐड होता है। तो दो तरह का यहाँ पर ऑनलाइन ऐड है। और अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द कॉस्ट पर ऐड इज गिवन बाय, पिक्चर ऐड का है 0.2 रुपीज पर ऐड, वीडियो का है 0.5, ये दिया हुआ है, इसको एक मैट्रिक्स बना दिया गया है। द नंबर ऑफ एड्स रन बाय 2 कंपनीज X and Y इज गिवन बाय द मैट्रिक्स। अब कंपनी X और Y कितना ऐड रन करती है वो एक मैट्रिक्स के जरिए दिया हुआ है। देखिए कंपनी X जो है, कंपनी X जो है पिक्चर ऐड रन करता है 10,000, वीडियो वाला 15,000। उसी तरह कंपनी Y भी। टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ एड्स फॉर द 2 कंपनीज, नाहूस परफॉर्म द मैट्रिक्स ऑपरेशन ए क्रॉस। अब भाई ऐड करा रहा है तो भाई उसका टोटल कॉस्ट लगेगा। तो एक बंदा है नाउस, वह क्या करता है कि ए इसका टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ए को बी से मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, दूसरा है दिव्येश करता है कि टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बी को ए से मल्टीप्लाई करता है। अब कौन करेक्ट कर रहा है? फिर वही बात, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वही फॉलो करेगा। तो ए का ऑर्डर है 2/1, 2 रो हुआ 1 कॉलम हुआ। बी का है 2/2, 2 रो 2 कॉलम। अब नाउस का देख लेते हैं, वो A क्रॉस B किया है, A क्रॉस B। तो A का ऑर्डर है 2/1, B का ऑर्डर है 2/2। तो A का कॉलम और B का रो इक्वल नहीं है। इसका मतलब
कि नाउस जो है मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, उसको जानकारी ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन दिव्येश जो है वो B क्रॉस A किया तो B का ऑर्डर है 2/2, A का ऑर्डर है 2/1। इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, यानी जो टोटल कॉस्ट निकालना है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो सिर्फ और सिर्फ दिव्येश ही निकाल सकता है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना लंबा कर दिया, लेकिन बहुत इजी वे में हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है A मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड B इज द इनवर्स ऑफ A, विच ऑफ द फॉलोइंग इज AB। A मैट्रिक्स दिया हुआ है और दिया हुआ है कि B जो है A का इनवर्स है, B जो है A का इनवर्स है, B A का इनवर्स है, तो A इंटू बी का क्या वैल्यू होगा, A इंटू बी का वैल्यू क्या होगा। देखिए आपको पता है बेटा, यहाँ ट्रांसपोज लिखा गया A इनवर्स है। देखिए A इनवर्स, अगर A का इनवर्स B है, इसका मतलब ये हुआ कि A और B को मल्टीप्लाई करने पर I आना चाहिए। A और B को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, I। कभी भी दो, याद रख लो, दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी बराबर आई है, इसका मतलब ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए। ठीक है, ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए है, ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए। तो यहाँ ए बी जो है ए का इनवर्स है, इसका मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0 1 1 0 0। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स का एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमें निकालना है -q/p का वैल्यू। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है PA² प्लस QA प्लस IR इंटू I इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो पहले A² निकाल लो। A² का मतलब A इंटू A मेरे पास है 2 -3 1 0, फिर 2 -3 1 0। तो A² इक्वल टू फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 2 जा 4 -3 1 -6 0, तो -6 2 फिर -3, ये A² आ गया। A² निकल गया, A हमको पता है I क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का रखेंगे। तो अब PA² प्लस Q इंटू A प्लस R इंटू I इक्वल टू 0 मैट्रिक्स PA² यानी 1 -6 2 0 प्लस Q A मैट्रिक्स है 2 -3 1 0, R आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और इधर 0 मैट्रिक्स हो गया 0 0 0 0। ठीक है, अब सबको ये P को मल्टीप्लाई कर दो, Q को, फिर R को ऐड करके हर एक एलिमेंट को 0 से इक्वल करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा P को 1 से P को -6 से -6P 2P 0 प्लस Q को इस मैट्रिक्स से तो 2Q -3Q Q 0 प्लस फिर R मल्टीप्लाई करेगा तो R 0 0 R
इज इक्वल टू मेरे पास 0 0 0 0। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए तो p प्लस 2q प्लस r, p प्लस 2q प्लस r, p प्लस 2q प्लस r माइनस 6p माइनस 3q, 2p प्लस q और फिर 0 प्लस 0 प्लस r तो r। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 0 0 0 0, इसके इक्वल हो गया। हमें निकालना है माइनस क्यू बाई पी का वैल्यू, तो बस वही हम इक्वेट करते हैं, वही टर्म इक्वेट करते हैं जिसमें सिर्फ p और q हो। तो यहाँ देखिए 2p प्लस क्यू है, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, ये वाला जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, प्लस क्यू को उधर भेज दो तो माइनस क्यू, यानी p का वैल्यू आ गया माइनस क्यू बाई 2। हमको माइनस क्यू बाई पी निकालना है, तो एक काम करो p को उस तरफ भेजो, p को उस तरफ भेज देते हैं, तो माइनस क्यू बाई पी का वैल्यू आ गया 2। यही आंसर हो गया। ठीक है, स्टेप्स को भी शो करते जाना है, सब में लगभग सब क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, शो योर वर्क, शो योर स्टेप्स, ऐसा लिखा रहेगा। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है कि D इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर का D एक मैट्रिक्स है और वो सिमेट्रिक के साथ साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो फाइंड D कौन सा मैट्रिक्स होगा। और भाई साथ ही साथ आपको शो भी करना है अपने वर्क को। ठीक है, सबको पता है D जीरो मैट्रिक्स होगा, D जीरो मैट्रिक्स होगा। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। तो चलिए देखिए, सिमेट्रिक होगा तो D का ट्रांसपोज D के बराबर होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज माइनस D के बराबर होगा। अब दोनों को ऐड कर दो तो 2 इंटू डी ट्रांसपोज D माइनस D 0, यानी D ट्रांसपोज का वैल्यू हाफ और इंटू जीरो मैट्रिक्स, यानी जीरो मैट्रिक्स। तो हमको D मैट्रिक्स निकालना है, तो भाई इसका एक बार और ट्रांसपोज निकालो। अभी ना देखे हैं, D ट्रांसपोज पता है, उससे हमको D मैट्रिक्स निकालना है, तो एक बार और ट्रांसपोज लगा लेंगे तो हमको आ जाएगा। तो दोनों तरफ एक बार और ट्रांसपोज लगा देंगे तो जीरो का ट्रांसपोज जीरो ही मैट्रिक्स हो गया, यानी D जो है वो आपका जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है वो कहलाता है जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, ये आप लोग खुद से बनाना, आसान है, बन जाएगा, आसान है। इसमें अभी इसके पहले भी देखे हैं, आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 10 रुपया दिया है, 20 रुपया दिया है, तो एक कॉस्ट प्राइस का मैट्रिक्स ऐसे 10 20 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अब देखो कह रहा है कि ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज ए स्क्वायर इक्वल टू बी, शो योर वर्क। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बीटा इज ए स्क्वायर इक्वल टू, बीटा के कौन से वैल्यू के लिए ए स्क्वायर का वैल्यू बी के बराबर हो। तो देखते हैं, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर निकाल लो बेटा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए मेरे पास है 1 1 0 बीटा, फिर 1 1 0 बीटा। चलो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू 1 1, फिर ये 0, 1 इंटू 1 1 प्लस बीटा, फिर 0 0 0 बीटा स्क्वायर, ये ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब ए स्क्वायर का वैल्यू बी के इक्वल है, ए स्क्वायर का वैल्यू बी के इक्वल है, बी के इक्वल है, तो बी मेरे पास है 1209। कह रहा है
कि बीटा के फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ बीटा इज ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो अब ए स्क्वायर तो निकाल लिया, इसको बी के इक्वल कर दिया, अब यहाँ से बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो है ये मेरे पास है, देखो 1 प्लस बीटा और यहाँ 2 है, यहाँ बीटा स्क्वायर है और यहाँ है 9। तो 1 प्लस बीटा इक्वल टू 2। तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। फिर बीटा स्क्वायर इक्वल टू है 9, तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 3। लो अब तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि बीटा का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, सपोज कर लो बीटा का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, तो ये वाला जो है 1 प्लस 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो तो सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन यहाँ वही बीटा का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन यहाँ तो 9 है, तो बीटा का वैल्यू 1 सेटिस्फाइड नहीं होगा। प्लस माइनस 3 यहाँ रखेंगे तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो ये और ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं करेगा। इसका मतलब बीटा का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए ए स्क्वायर इक्वल टू बी होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी होगा, यानी बीटा का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्योंकि 1 रखेंगे तो एक जगह सेटिस्फाइड होगा, दूसरे जगह नहीं। फिर प्लस माइनस 3 रखेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले में नहीं होगा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, इक्वल हो पाएगा ही नहीं मैट्रिक्स। इसलिए हम कहेंगे कि बीटा का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ए स्क्वायर जो है बी के इक्वल नहीं हो पाएगा। देयरफॉर ए स्क्वायर जो है बी के इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है, ए और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी एंड शो योर स्टेप्स। हमें एक बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन निकालना है इस तरीके से कि ए बी इक्वल टू बी ए, और फिर स्टेप्स को शो करना है। तो चलो हम पहले बी मैट्रिक्स निकालेंगे। तो बी मैट्रिक्स के लिए पहले हमको ऑर्डर लेना होगा कि आखिर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तभी ना पता चल पाएगा कि बी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, कितना ऑर्डर का रखेंगे और उसमें एलिमेंट हम कैसे रख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर a इंटू बी बराबर है b इंटू ए, ये दिया हुआ है, ये गिवन है। ये जो पोर्शन है बेटा, ये पोर्शन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए, ये गिवन है। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब अलाउड होगा, जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होगा। तो A का ऑर्डर है 2/2, चलो B का नहीं मालूम है तो इसको हम m/n ले लेते हैं। m/m और n का वैल्यू मिल जाएगा ना, तो B का हमको ऑर्डर पता चल जाएगा। B का ऑर्डर हम लिए हैं m/n, A का ऑर्डर है 2/2। तो देखिए यहाँ पर A का कॉलम और B का रो इक्वल होगा, यानी m का वैल्यू 2 के इक्वल होगा। फिर इधर B का कॉलम और A का रो इक्वल होगा, यानी n का वैल्यू 2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि B इज अ 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। B जो है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अब हमको ये पता चल गया, B का साइज पता चल गया, तो उसमें अब हम एलिमेंट रख सकते हैं। तो एलिमेंट तो हम जान नहीं रहे हैं कि भाई क्या रखाएगा, तो हम ए बी सी डी ले लेंगे, यानी B इक्वल टू हमने ले लिया ए बी सी डी। ठीक है, चलिए अब
LHS और RHS दोनों को इक्वल करके ABCD में कैसा रिलेशन होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। यही हमको कह रहा है लिखने के लिए। तो A इंटू बी, A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ए मेरे पास है 1 2 2 0। अच्छा बी है बच्चों ABCD, ABCD, बी ABCD, ए मैट्रिक्स है 1 2 2 0। चलिए अब मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, 1 को A से, A प्लस 2C, फिर B प्लस 2D, ये हो गया 2A 2B, फिर इसी तरह A को 1 से इंटू करेंगे तो A प्लस 2B, फिर यहाँ 2A, अभी तो 0 हो जाएगा, C प्लस 2D और 2C प्लस 0। ठीक है। अब इसको अब हम इक्वल करते हैं तो देखिए 2B बराबर होगा 2C के, 2B बराबर होगा 2C के, 2B बराबर 2C, तो 2 से 2 कट गया, यानी B का वैल्यू C मिल गया। देखो यहाँ से पता चला कि B और C आपस में इक्वल होगा। अब उसी तरह A और D में देखते हैं, तो A प्लस 2C इक्वल टू A प्लस 2B, सारा एलिमेंट कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ A से A कट गया, 2 से 2 कट गया, तो B का वैल्यू C, यहाँ से भी B का वैल्यू C मिला B का वैल्यू C मिला बेटा, B का वैल्यू C मिल गया। चलो B का वैल्यू हमको C मिला। अब 2A इक्वल टू C प्लस D, 2A इक्वल टू C प्लस 2D और 2A इक्वल टू B प्लस 2D। अच्छा B का तो वैल्यू C है, तो B का वैल्यू यहाँ पर हम C रख देते हैं, B के जगह पर C रख देते हैं, पुट B इक्वल टू C। तो 2A इक्वल टू C प्लस 2D, तो सेम इक्वेशन आ गया। देखिए 2A इक्वल टू C प्लस 2D, 2A इक्वल टू C प्लस 2D और 2A इक्वल टू C प्लस 2D, सेम इक्वेशन मेरा आ गया, सेम इक्वेशन आ गया। 2A ये मान लो इक्वेशन 2 हम ले लेते हैं और ये 3 ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं, तो 2 और 3 जो है सेम इक्वेशन आ गया। सेम इक्वेशन मीन्स गिव्स सेम इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब एक प्रॉपर वैल्यू हमको नहीं मिल पाएगा। तो A C D में ये रिलेशन रहेगा, B और C तो बराबर रहेगा, A और C D में इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि A का वैल्यू C प्लस 2D बाई 2 होगा, बाई 2 होगा, 2 नीचे चला आएगा, या B बराबर C है तो A का वैल्यू B प्लस C की जगह B भी लिख सकते हैं, 2D बाई 2, B प्लस 2D बाई 2 होगा। तो यही रिलेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड एलिमेंट, यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल टू C और A का वैल्यू आ गया B प्लस 2D बाई 2 या C प्लस 2D बाई 2। क्लियर है? ये मेरा रिलेशन आ गया कि B और C बराबर होगा, A का वैल्यू B प्लस 2D बाई 2, यहाँ जो नंबर रखेंगे और इसका डबल कर देंगे,
और 2 से डिवाइड कर देंगे तो a आ जाएगा। उसी तरह d भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब कह रहा है सेकेंड में कि यूज द रिलेशंस फ्रॉम पार्ट वन में जो रिलेशन हमने सेटिस्फाई किया है टू जस्टिफाई इफ द मैट्रिक्स C satisfy is C इक्वल टू सी ए। पार्ट वन में जो रिलेशन हमने यहाँ पर अप्लाई किया है कि B इक्वल टू सी, वही रिलेशन C पर अप्लाई करो, ठीक है, और तब जस्टिफाई करो। और AC इक्वल टू सी ए जो है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है। यूज द रिलेशंस फ्रॉम पार्ट वन में जो रिलेशन हमने बनाया है, रिलेशन क्या बनाया है, तो B इक्वल टू सी और A का वैल्यू B प्लस 2D। देखो तो क्या ये रिलेशन C सेट पर फॉलो कर रहा है, C सेट पर फॉलो कर रहा है। देखिए तो B इक्वल टू सी, B इक्वल टू सी, ठीक है, यानी यहाँ देखो C मेरे पास है 3 4 4 2। ये हमने B में क्या लिया था यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा B यहाँ साइड में लिख दो। तो B मैट्रिक्स में हमने देखा था कि B और C इक्वल है, तो 4 4 इक्वल है, सही है। B का वैल्यू 4 है और C का वैल्यू 4 है, यानी B इक्वल टू सी, ये वाला तो रिलेशन सेटिस्फाई कर गया। अब A का वैल्यू B प्लस 2D बाई 2, यानी A है मेरे पास 3, A है मेरे पास 3, ठीक है। A का वैल्यू इस फॉर्मूला से आ जाना है। देखो तो A का फॉर्मूला हम लोग लाए थे अभी, B प्लस 2D बाई 2। तो B मेरे पास है 4, 2D है 2 बाई 2, तो 4 4 8 बाई 2, यानी A का वैल्यू क्या आ गया, 3। A का वैल्यू 3 आ गया। देखो B के जगह पर 4 प्लस 2 इंटू 2 बाई 2, तो 4 प्लस 4 8 ना, तो 8 बाई 2, यानी A का वैल्यू 4 आया, जबकि A का वैल्यू यहाँ क्या है, 3 है। इसका मतलब कि जो रिलेशन हमने पहले वाले में सेटिस्फाई किया था, वो रिलेशन इसमें सेकेंड में नहीं फॉलो कर पाएगा, क्योंकि उसमें A का वैल्यू हम लाए थे B प्लस 2D बाई 2, यहाँ A का वैल्यू 3 है। अब A का वैल्यू B प्लस 2D, यानी 4 प्लस 2 इंटू 2 बाई 2 से इसका वैल्यू अगर 3 आ जाता तो हम कह देते कि अच्छा वही रिलेशन इसमें भी काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो A का वैल्यू हम लिख लेंगे कि यहाँ 4 आ रहा है, लेकिन A का वैल्यू तो 3 है, यानी इक्वल नहीं है, यानी ये रिलेशन जो पहला वाला रिलेशन है वो सेकेंड वाले में नहीं फॉलो कर रहा है।